नाइट्रोजन से जो पत्तों में हरापन आता जो पौधे में देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन से ही क्लोरोफिल बनता है। तो उसमें ज़्यादा मात्रा में हरियाली आती है, और जब ज़्यादा, जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है हरित लवक से, हरियाली नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन मिलती है हमको यूरिया से। अपनी फसलों में डीएपी डालते हैं। तो डीएपी के अंदर दो तत्व होते हैं, एक तो अमोनिया और दूसरा होता है फास्फेट। और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन की भी एक अवस्था है। हम फास्फोरस है, ये क्या काम करती है? तो राम राम। और इस समय धान की बोनी शुरू है और खेत में काम तेजी से चल रहा है, और कुछ लोगों के जो है नर्सरी धान की डल गई होगी, कुछ लोग सीधी बोनी करते हैं। और इन सब में तरह तरह की जो परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को लेके हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से आते हैं। जैसे खरपतवार कैसे नियंत्रित किया जाए, फिर हमको रासायनिक खाद कितनी मात्रा में डालना है, और कौन कौन से ऐसे खरपतवार नाशक रसायन हैं, दवाइयाँ हैं, ये समय समय पे हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। आज हम आपसे ये बात करने जा रहे हैं आखिर कि रासायनिक खादों में मिलता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, और ये फसलों को क्यों ज़रूरी है, और अगर ना डालें तो क्या होगा फसल में। तो किसान भाइयों, चूँकि हम सब लोग ये जो खेती करते हैं, तो हमें ये बात पता भी होनी चाहिए कि हम लोग रासायनिक खाद क्यों डालते हैं और कितने डालना चाहिए। तो कितनी डालनी चाहिए के ऊपर तो हमने कई स्ट्रीम बनाए हैं, और इसके पहले भी जो कई वीडियो बन चुके हैं, आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए क्या होता है कि इतनी मेहनत से हम चीज़ों को निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ना पड़ता है, फिर उसके नोट्स बनाते हैं, और फिर हम आपके सामने इन चीज़ों को रखते हैं। तो अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि आपने हमारी बात को सुना, समझा, देखा। और अगर आप इसे शेयर कर देते हैं तो ये जो ज़रूरी बात है, ये अन्य और हमारे किसान भाइयों के पास तक पहुंच जाती है। तो इसलिए लाइक करना और शेयर करना ज़रूरी होता है, और लाइक करने में और शेयर करने में कहीं कुछ किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन आज हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि रासायनिक जो खाद है उससे फसलों को मिलता क्या है, और यदि हम ना डालें तो क्या होगा। तो आइए इसी विषय पर आज हम बातचीत करते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, ये बहुत काम की बात है कि रासायनिक खाद क्यों जरूरी। किसान भाइयों, जैसा आप सभी को ये पता है कि हम लोग अपनी फसलों में डीएपी डालते हैं। तो डीएपी के अंदर होता क्या है? तो मित्रों, जो डीएपी है वो कहलाती है डाई अमोनिया फास्फेट। तो ये दो तत्व होते हैं, एक तो अमोनिया और दूसरा होता है फास्फेट। फास्फेट जो है वो फास्फोरस का एक रूप है, और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन की भी एक अवस्था है। हमको दो चीज़ मिलती है, और उसकी बैग में लिखा भी होता है कि इसमें कितने प्रतिशत अमोनिया या नाइट्रोजन और कितने प्रतिशत इसमें फास्फोरस है या फास्फेट है। तो हमको दो चीज़ मिलती है इसमें। मुख्य तो हमको मिलती है जो 46% इसमें बैग के अंदर होती है, 46% फास्फोरस या फास्फेट जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंदर मिलती है अमोनिया जो नाइट्रोजन की अवस्था होती है। तो आज हम अभी जो आपसे बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि ये जो फास्फोरस है ये क्या काम करती है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस यदि फसल को ना मिले, फास्फेट जो है वो सुपर फास्फेट में भी मिलता है, जो हम पहले राखड़ बोलते थे। राखड़ के अंदर भी फास्फोरस होता है, और आजकल जो कंपोजिट बन गया है डीएपी, तो डीएपी के अंदर जो है फास्फोरस मिलता है। तो फास्फोरस पौधे की जड़ों में वृद्धि करता है। फास्फोरस जो है उसके फल बनने में या बीज बनने में
पौधे की मदद करता है। तो अब आप समझिए कि यदि आपकी फसल को फास्फोरस ना मिला तो जड़ें कम निकलेंगी, जड़ों का विकास रुक जाएगा, ठीक से बीज नहीं पड़ेगा, ठीक से फल नहीं लगेगा पौधे के अंदर। तो कितना ज़रूरी चीज़ है फास्फोरस। इसी फास्फोरस की वजह से जो बीज बनता है, तो बीज के पहले जो फूल बनता है, तो फूल, फल या हम बीज कहें, इसको पौधे के अंदर इसको बनाने में सहयोगी होता है फास्फोरस, और जड़ों का विकास करता है फास्फोरस। तो अगर आपके खेत में फास्फोरस ना होगा, आपकी फसल में फास्फोरस ना मिलेगा, तो आपकी जड़ें ना मिलेंगी। जब जड़ें ना मिलेंगी तो पौधे का विकास ही नहीं होगा, क्योंकि जड़ों से ही तो पौधा पानी लेता है, अन्य पोषक तत्व लेता है। तो जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी, पौधा उतना हष्ट पुष्ट होगा, उतना मजबूत होगा। और जब पौधा मजबूत होगा तो उसके अंदर जो फूल आएंगे, उसके अंदर जो फल आएंगे, जो बीज आएंगे, वो हष्ट पुष्ट होंगे। इसलिए इतना महत्वपूर्ण योगदान है फास्फेट का, या हम कहें फास्फोरस का पौधे के अंदर। तो इसलिए हमको डीएपी डालना बेहद ज़रूरी होता है पहले। अब आइए हम बात करते हैं नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन पौधे के निर्माण में बहुत उपयोगी होता है, और नाइट्रोजन से जो पत्तों में हरापन आता है, हरियाली जो पौधे में देखने को मिलती है, वो नाइट्रोजन से ही आती है। तो यदि अब अगर हरियाली आती है पत्ते में, तो वो उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। तो जब पौधे के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल बनता है, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में हरियाली आती है, और जब ज़्यादा मात्रा में हरियाली आती है, तो जो सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं पत्तों के ऊपर, तो उसके अंदर पानी भी होता है और हरियाली भी होता है। तो इससे एक रासायनिक क्रिया होती है जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अंग्रेजी में उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या हम हिंदी में कहेंगे तो उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकाश संश्लेषण से पौधे के अंदर खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज होती है। तो पौधे जो खाना बनाते हैं एक तरीके से, वो बनता है प्रकाश संश्लेषण से, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है हरित लवक से, हरियाली से, हरेपन से। तो पौधे के अंदर, पत्ते के अंदर जो हरापन आता है, वो आता है नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन इसलिए बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन हमको कहाँ मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है हमको यूरिया से, और नाइट्रोजन मिलती है हमको जो बारिश का जब पानी गिरता है, तो चूँकि हमारे वातावरण में भी बहुत सारे हवा, नाइट्रोजन जो है वो हवा के रूप में होती है, और जब बादल छाए रहते हैं तो उसमें जब पानी की बूंदें गिरती हैं, तो वो पानी की बूंदें हवा के बीच से आती हैं, और अपने साथ में कुछ हवा लेके भी आती हैं। और जब चमक के साथ गर्जना होती है, तो उसमें एक अलग तरीके की भी क्रिया होती है, जिससे कुछ मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो हमको सीधे वातावरण से पौधे को मिल जाती है। लेकिन उतनी मात्रा में हमको पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है जितनी मात्रा में हम तेज़ी से चाहते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमको ज़रूरी होता है कि हम नाइट्रोजन अलग से दें, और नाइट्रोजन अलग से देने के लिए हमको यूरिया का छिड़काव करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूरिया कितनी ज़रूरी चीज़ है पौधे के लिए। अगर यूरिया नहीं मिलेगी तो हरियाली नहीं आएगी, और हरियाली नहीं आएगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे अपना। तो जैसे हम लोग अपना खाना बनाते हैं, वैसे पौधे के अंदर जो सेल्स में खाना बनता है वो बनता है प्रकाश संश्लेषण से, और इसके लिए ज़रूरी है आपको नाइट्रोजन। तो अब आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन कितना महत्वपूर्ण है। इसको नत्रजन भी बोलते हैं। अब हम तीसरे तत्व की बात करते हैं। तीसरा तत्व है पोटास। पोटास क्या काम करता है? पोटास करता है तने को मजबूत बनाता है। जो स्टेम होता है, पौधे का तना होता है, उसको मजबूत बनाता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है पौधे के अंदर। तो यदि हम पोटास नहीं डालते हैं तो पौधा कमज़ोर होगा, उसको रोग से लड़ने की उसमें क्षमता कम होगी, और जब रोग से लड़ने की क्षमता कम होगी तो कई तरह के रोग उसके अंदर लग जाएंगे, और जिससे कि पौधे को खाना बनाने में भी दिक्कत आएगी, और जिससे कि वो फल भी ठीक से नहीं बनेगा, और उसमें बीज भी ठीक से नहीं बनेंगे, और एक तरीके से पूरी ग्रोथ सी रुक जाएगी। इसलिए जब पौधे को मजबूती प्रदान करने में, पौधे को रोग प्रतिरोधी क्षमता अंदर पैदा करने में, पौधे को मजबूत तरीके से बढ़ने में और तेज़ी से विकास में जो ज़रूरी तत्व होता है वो होता है पोटास। तो आप समझ गए होंगे कि पोटास कितना ज़रूरी। पौधे को पोटास नहीं देते हैं तो हम पौधे में रुकावट आ जाती है,
पौधा मजबूत नहीं होता और दुर्बल हो जाता है। पोटास का एक और काम है कि पौधे के अंदर जो जल का संरक्षण करना, माने जो जमीन से पौधा पानी उठाता है तो वो पानी सेल्स के अंदर जो जमा होता है, तो यदि पोटास की कमी है तो वो कम पानी उठाएगा, और जब कम पानी उठाएगा तो पौधे में जो है सूखापन आएगा, पत्ते में सूखापन सा दिखेगा। और यही कारण है कि हमको पोटास देना पड़ता है। और हम पोटास देते हैं तो पानी में जो हम पोटास देते हैं तो पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में जितना ज़रूरत होती है वो जल का संरक्षण करता है। और जब जल संरक्षण होता है तो पौधे की जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण है, वो पर्याप्त मात्रा में होती है और इससे पौधा मजबूत बनता है। इसलिए हम इसको पोटास हमको अतिरिक्त मात्रा में देना चाहिए और अलग से देना चाहिए। चौथी चीज़ है जिंक। तो ये जिंक पौधे के अंदर क्या काम करता है? तो किसान भाइयों, जो पौधा के अंदर जो जिंक की मात्रा यदि कम होगी तो समय पे उसके पत्ते नहीं निकलेंगे, क्योंकि जिंक बेसिकली पौधे के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, कई तरह की जो रासायनिक चीज़ें क्रियाएं होती हैं और जिससे कि वो अंदर हार्मोन्स जो पैदा करता है, वो हार्मोन्स पैदा करने की क्षमता पौधे के अंदर जो विकसित होती है वो होती है जिंक से। तो यदि आप पौधे के अंदर जिंक कम है तो हार्मोन्स कम बनेंगे, और जब हार्मोन्स कम बनेंगे तो जो पौधे को सही समय पे उसको जो कल्ले निकलना है, सही समय पे उसकी जो ब्रांचेज निकलना है वो नहीं निकल पाएंगी, सही समय पे जो उसकी शाखाएं हैं वो नहीं निकल पाएंगी, सही समय में उसके जो पत्ते निकलना चाहिए, जितने पत्ते निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएंगे। और जब इसकी प्रक्रिया रुक जाएगी तो उसमें फल फूल सब कुछ बाधित होगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है जिंक भी डालना। तो वैसे तो हम आपको बता दें कि पौधे के अंदर लगभग 16 से 17 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम है और आयरन है, तमाम इस तरह की जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमको नेचुरली प्रकृति से मिल जाती हैं, और इसलिए हम बार बार जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि किसान भाइयों को वैज्ञानिक तरीके से ज़मीन को समझना पड़ेगा, और अपनी मतलब ये कि है मिट्टी का जो परीक्षण है वो मिट्टी का परीक्षण हमको कराना पड़ता है। और जब हम मिट्टी का परीक्षण करा लेते हैं तो उसके अंदर सभी तत्वों की हमको जो कितने तत्व उसके अंदर विद्यमान हैं या कितने तत्व मौजूद हैं वो हमको पता चल जाता है। और जब हमको ये बात पता चल जाती है कि तत्व ओवर हैं या तत्व कम हैं, ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ तत्व ज़्यादा हो जाते हैं कि ज़मीन हो सकता है खारापन ज़मीन में ज़्यादा आ जाए, क्योंकि जो ट्यूबवेल से हम पानी डालते हैं उसमें नीचे से नमक आ गया तो ज़मीन खारी हो सकती है, या ज़मीन में एसिड ज़्यादा हो जाए। तो इन चीज़ों की कई तत्वों की अधिकता हो जाती है या फिर कई तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम जब खेती करते हैं तो हमको समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन में किन तत्वों की अधिकता है और किन तत्वों की कमी है। हम अगर ये समझ लेते हैं तो हम जो अंदाज़ा से जो तत्व डालते होते हैं वो अंदाज़ा नहीं है, उसमें जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि आपके इस खेत में इन तत्वों की अधिकता है तो इसको बैलेंस करने के लिए ये तत्व डालिए, या इन तत्वों की कमी है तो भी इसको बैलेंस करने के लिए इन तत्वों की पूर्ति करिए। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग खेती करते हैं। और अगर ये सब हमें पता हो जाए तो हम अच्छे से खेती कर सकते हैं। हम अनावश्यक और जो खर्च ना करके हमको मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए, और मिट्टी का परीक्षण करके हमको ये पता लगा लेना चाहिए कि हम जिस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं वो ज़मीन, वो मिट्टी किन तत्वों में, वो उस मिट्टी में किन तत्वों की कमी है और किन तत्वों की प्रचुरता है, अधिकता है। तो हमको फिर आसानी होगी इसको समझने में, और ये भी आसानी होगी कि हम इस तरह की मिट्टी में कौन सी फसल उगाएं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बेहद ज़रूरी है। तो हम समय समय पर आपको और भी इस तरह के एपिसोड आपके सामने हम लाते रहेंगे। तो आज इतना ही साथियों, तो ये थी आज हमारी बात, और इसके आगे फिर हम आपको की बात जो है वो हम दूसरे एपिसोड पर करेंगे। आपने हमारी पूरी बात को सुना, इसके लिए किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमें उम्मीद है कि
आप अच्छे होंगे और आपकी खेती भी अच्छी हो रही होगी। शुक्रिया।